आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड से जो 75 अंक का सवाल पूछा जाता है उसमें चैप्टर 17 और 18। पहला है भारत में समाज और समावेशन। इसका पहला सवाल है जेंडर शब्द का पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व व्यवहार की किस धारणा को अभिव्यक्त करता है। ये करता है आपको रूढ़िवादी व्यवस्था का। पहला का हो जाएगा बी। दूसरा है महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो है दयनीय स्थिति जो है महिलाओं का, इसका मुख्य कारण है पितृसत्तात्मक समाज। अपना जो समाज है वो क्या है कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए महिला का जो है शुरू से ही अति वर्चस्व कम रही है। अगला नेक्स्ट सवाल है समाज प्रशिवीकरण के प्रमुख है। इसमें होगा आपको व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। सामाजिक असमानता का जन्म होता है तो ये आपको होता है क्रमिक रूप से, इसलिए इसका 4 का क्या हो जाएगा बी। सामाजिक असमानता का जो जन्म होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। अगला है कि भारत में कितने प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। तो भारत में 21 यानी कि 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। ये सवाल कथन वाला है, देखिए इसको भी देखते हैं। अभी कथन पहले पढ़िए। लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद इसका तर्क है कि असमान शक्ति संबंध व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसमें आपको ए तो सही लग रहा है जबकि आर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है और किंतु आर गलत है, तो 6 का हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं पूछ रहा है, विशेषता जो है वो नहीं है सो पूछ रहा है। इसमें गलत कौन है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। इसका आपको हो जाएगा वंशागत पेशा। वंशागत पेशा जो है वो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं बल्कि ये वंशवादी व्यवस्था का जो है बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल है सामाजिक अस्त्रीकरण की कौन से दुष्प्रभाव है। तो आपको सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन, विद्रोह की संभावना, समाज में असुरक्षा की भावना, उपरोक्त सब, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी जो है ये समाज के अस्त्रीकरण का एक क्या है, एक दुष्प्रभाव है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित इन कारणों की पहचान करिए जो शारीरिक विकलांगता के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो इसमें आपको रीढ़ की हड्डी में चोट, ये भी नहीं जिम्मेवार है। मस्तिष्क का चोट, ये भी नहीं जिम्मेवार है। दिमागी बुखार, ये भी नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नौ का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि दिव्यांगता को किस अधिनियम में प्रमाणित किया गया है। तो दिव्यांगता को आपको अधिनियम 1995 में प्रमाणित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। यानी कि इसमें से कौन सा विद्वान है जो जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत आपको धर्म को माना है। तो इस विद्वान का नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि जाति प्रथा जो है उसको कहीं ना कहीं धर्म से जो है वो उसका लिंक है, उसका जुड़ाव है, इसलिए मैक्स वेबर इसका हो जाएगा बी। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये लिखी गई है आपको केतरकर द्वारा, इसका हो जाएगा 12 का ए, केतरकर द्वारा। तो नेक्स्ट सवाल है कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है। ये आप देखिए काफ़ी ऐतिहासिक सवाल पूछ दिया जा रहा है कि इसका जो है जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में जो है आपको 10वें मंडल में हुआ, इसका हो जाएगा बी। 13 का क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि व्यवसाय केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। यानी कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। ये कौन सा विद्वान है जो ये मानते हैं। इनका नाम है नेस्फील्ड, इसका हो जाएगा ए, नेस्फील्ड, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, नेस्फील्ड। अगला सवाल है कि बीरस्टीडो के वर्गों के निर्धारण के कितने आधार बताए हैं। तो ये बताएं आपको 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। यानी बीरस्टीड ने जो है वर्गों के निर्धारण के आधार जो बताए वो बताए हैं 7। 16वां सवाल है भारत में कार्यशील महिलाओं के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वो 3 श्रेणियां विभाजित किया गया, उसमें कौन कौन श्रेणी, नौकरी पेशा वाली महिलाएं, घरेलू कार्यशील महिलाएं, श्रमिक महिलाएं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों श्रेणी जो है भारतीय कार्यशील महिलाओं की श्रेणी है, इसमें बांटा गया है। अगला सवाल है कि दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक से कितने प्रतिशत अक्षमता अनिवार्य है। यानी कि दिव्यांगता अगर किसी बच्चा को सर्टिफिकेट लेना हो, अगर उसको मिलता है तो उसमें कितना परसेंट दिव्यांग शारीरिक चाहे मानसिक रूप से वो होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 40%। जब तक 40% का आपको दिव्यांगता नहीं रहेगा तब तक उसको दिव्यांग नहीं माना जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान अवस्थित है, यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित अवस्थित संस्थान आपको कहाँ है। तो ये आपको देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में। मानसिक पिछड़ेपन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण है, तो ये आपको सभी हो जाएगा, वंशानुक्रम, शारीरिक, संवेगात्मक,
ये सब, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला सवाल भी कथन वाला है। इसमें कह रहा है इसमें कथन ये है कि लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरक्षित किया गया है। कारण है कि सभी स्त्रियां अपने परिवार तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान है। इसका आंसर सही क्या है? इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। शिक्षा से असमानता किन कारणों से संदर्भित होती है? तो आपको क्षेत्रीय असमानता से भी होती है, लैंगिक असमानता से, सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला सवाल है कि कक्षा की विविधता के संदर्भ में शिक्षक को बेहद सजग रहना चाहिए। शिक्षक को क्या रहना चाहिए? बेहद सजग रहना चाहिए कक्षा की विविधता के संदर्भ में। ठीक है। ऐसा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ऐसे छात्र जो उत्कृष्टता दर्शाते हैं कुछ क्षेत्रों में लेकिन कुछ में बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे छात्र से क्या होना चाहिए? शिक्षक को बेहद सजग रहने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल है कि कक्षा में विविधता का अर्थ होता है, तो इसमें होता है आपको अलग अलग जन के लोग अलग अलग जगह से आए हैं, ये बिल्कुल सही है। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति एवं समान सन्निहित, विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका हो जाएगा डी। सरकारी एवं गैर सरकारी पहल द्वारा मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसका वे उद्देश्य है संविधान प्रावधानों के आधार पर हमें देश में सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थानों में जाति धर्म अन्य किसी भेदभावपूर्ण आधार बिना किसी को नामांकन उपलब्ध कराया गया है, ये भी सही है। यानी कि बिना भेदभाव को शैक्षणिक संस्थान में सबको नामांकन कराना है, जाति धर्म के आधार पर किसी को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरा है कि सभी को शिक्षा पाने के लिए अवसर प्रदान करना एवं उनके लिए विशाल शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें जितना भी उपरोक्त सभी सही है। समानता की सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है ना? तो आपको इसके लिए आपको समानता के सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम्न में से जो महत्वपूर्ण है, इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसमें शिक्षक भी चाहिए, विद्यालय, पाठ्यचर्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। पाठ्यचर्या के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? आपको इसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व तो समावेशी पाठ्यचर्या, समावेशी अधिगम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि शिक्षा अधिगम में समानता के लिए बाधक होता है, तो इसमें आपको जो बाधक है वो है शिक्षण तथा अधिगम में किसी तत्व को अपेक्षित करना। अगर किसी तत्व को शिक्षण हो चाहे अधिगम में अगर किसी को अपेक्षित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बाधा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, इसका हो जाएगा आपको समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर इन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि समाज में जितने भी वर्ग है, उच्च नीच वर्ग कोई भी हो, सबको समान मुख्य धारा में ला के शिक्षा देना है। ठीक है। दूसरा है वर्तमान में समावेशी शिक्षा का परिकल्पना समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाई जाती है, यानी कि इसमें विशिष्ट बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो, सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी इसमें क्या है? दोनों सही है। ठीक है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पहचानिए, माने समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पहचानने की बात हो रही है। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे, घुमंतू श्रमिकों के बच्चे, अमीर घराने के बच्चे समावेशी शिक्षा में जो है इसमें हो जाएगा डी। ए और बी दोनों, घुमंतू श्रमिक के बच्चे और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे समावेशी शिक्षा के पहचानिए। ठीक है। समावेशी शिक्षा के महत्व को पहचानिए, इसका क्या महत्व है, तो इसके महत्व के बारे में बताना है। ठीक है। तो इसमें जो आपको है पहला है कि वे दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों को समान करना सीखते हैं, मानव संसाधन का सही निर्माण होता है, समावेशित विद्यालयों में छात्र समूह के रूप में सद्भावनापूर्ण वातावरण में एक दूसरे को सहयोग करना सीखते, इसलिए इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये इसका हो काइनेस्थेटिक डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बालक, यानी काइनेस्थेटिक डिस्लेक्सिया जो है क्या है? एक प्रकार का जो है बीमारी है। तो इससे जो ग्रसित बच्चा होता है वो पेन और पेंसिल को ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पाता है। इस तरह के बच्चे जो बीमार होता है उसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक डिस्लेक्सिया। जो बालक जो है पेन और पेंसिल को सही से उसमें आपको नहीं पकड़ता, इस तरह की बीमारी से। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? इस एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के विकास की अवधि को वर्ष 1995 से 2004 के मध्य देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है।
इसके अंतर्गत शिक्षण, स्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान के साथ समाहित कर गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी क्या है, इसमें आपको दोनों सही है। चलिए अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि इसको क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया आपको 1986 में, इसलिए इसका हो जाएगा 4। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये आया 1992 में, इसका हो जाएगा 3। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम ये आया 1995 में। समावेशी शिक्षा का दर्शन ये आया आपको 1970 से 80 में। ठीक है, तो नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की विभिन्न चुनौतियाँ क्या है। समावेशी शिक्षा का जो विभिन्न चुनौतियाँ है वो आपको इसमें सभी होगा। कक्षा में ध्यान न देना, असफलता से डरना, आत्मविश्वास में कमी होना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा बिहार के संदर्भ में के अंतर्गत जो है निम्न में सही है, यानी बिहार के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के बारे में हमें देखना है। तो इसमें आपको पूर्व में 16 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा होती थी। ठीक है, होती है। देश में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। राष्ट्रीय निःशक्तता नीति में यह लक्ष्य है कि प्रत्येक अक्षम बालक स्कूल तक अवश्य पहुँचे। इसे किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसे प्राप्त करने की बात कही गई है आपको 2020 तक की था, इसलिए 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। संविधान का जो आपका 21(1) के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न को सही क्रम में रखें, यानी कि अब इसको क्रमवार सजाने की बात किया जा रहा है। तो इसमें जो है आपको बाधित छात्र में आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है, इसके बाद आपको होगा बाधित छात्रों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, इसके बाद आपको हो जाएगा बाधित छात्रों को पुनर्वास, और लास्ट में होगा प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति। इसलिए 25 का आंसर आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में जो है सही नहीं है। तो आपको सृजनात्मकता पुनर्प्रस्तुति ये जो है सही नहीं है ना। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो उसमें विश्लेषणात्मक समझ होती है, संश्लिष्ट अंतर्दृष्टि होती है, दक्षता का व्यवहारिक अनुप्रयोग करता है वो बच्चा। ठीक है, अगला है कि एक समस्यात्मक बालक वह है, माने कि एक समस्यात्मक बालक उसमें जो है वो कौन है, उसके बारे में चर्चा हो जा रहा है। तो ये आपको है जिसके पास कोई अनसुलझी समस्या हो, जिसके पास एक कोई अनसुलझी समस्या होगा वही एक समस्यात्मक बालक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए। अगला सवाल है कि सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता है। तो इसमें आपको हो जाएगा बी, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। तो आपको इसमें जो पूछा जा रहा है वो समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा डी, विशेष वर्ग की स्थापना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे दबाए कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर होते चले जाए। थैंक यू।